गुड आफ्टरनून 10th हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम सामाजिक विज्ञान में इतिहास में पार्ट 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय उसका आगे का भाग पढ़ेंगे। अभी तक हमने पढ़ा कि किस प्रकार से व्यापार करने के लिए सभी को हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाने पर 11 सीमा शुल्कों का क्या देना पड़ता था, सीमा शुल्क देना पड़ता था 5% के हिसाब से। और या तो वस्तुओं को मतलब क्या करना पड़ता था उसमें कि जो वस्तुएं होती थी उनके वजन के अनुसार उन्हें 5% देना होते थे। जो एले नापने के हिसाब से पैमाना जो उस समय एले था उसके कपड़े के मसलन जैसे कपड़े को नापने के लिए एले का उपयोग किया जाता था, जिसकी लंबाई हर जगह बदलती थी, घटती बढ़ती थी और फिर फ्रैंकफर्ट में उसे खरीदा जाता था। इस प्रकार से व्यापार वाणिज्य वर्ग में परिस्थितियों को आर्थिक विनिमय वि में बाधक मानते हुए एक ऐसे एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण में पक्ष में तर्क दे रहा था जहां वस्तुओं लोग और पूंजी का आवागमन बाधा रहित थे। इसके बाद क्या हुआ कि जब रेलवे के जाल शुरू हुए, मतलब रेलवे का यातायात जब शुरू हुआ तो आवागमन में उनको आसानी हुई। आर्थिक हितों की तरफ राष्ट्र का एकीकरण में वो सहायक बने। अब 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद ने जन्म लिया। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी। रूढ़िवादी मानते थे कि राज्य और समाज के स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च और सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। फिर भी अधिकतर रूढ़िवादी लोग क्रांति से पहले के दौर में वापसी नहीं चाहते थे। नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों से उन्होंने यह जान लिया था कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम था। वह राज्य की ताकत को ज़्यादा कारगर और मजबूत बना भी सकता था। एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद और भूदासत्व की समाप्ति यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों को शक्ति प्रदान कर सकते थे। 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्तियों जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था के प्रतिनिधि यूरोप के एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले। इस सम्मेलन में मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की। इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 की वियना संधि तैयार की, जिसका उद्देश्य क्या था कि सारे बदलावों को खत्म करना। नेपोलियाई युद्धों के दौरान जो हुए थे, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बूर्बो वंशों को सत्ता में बहाल किया गया। फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया था। जब नेपोलियन था उसके अधीन जब इन्होंने जो जिस इलाके पर कब्जा किया था वो सब उन्होंने खो दिया था, उन इलाकों को ही खो दिया था और फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार ना कर सके, आगे ना बढ़ सके। अतः उत्तर में नीदरलैंड का राज्य स्थापित किया गया। बेल्जियम भी शामिल था इसमें। दक्षिण में पीडमोंट में जोनोआ जोड़ दिया गया और प्रशा को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए इलाके दिए गए। ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंप दिया गया। मगर नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसे बरकरार ही रखा गया, मतलब वो उसके संघ के अंतर्गत आ गए। पूर्व में रूस को पोलैंड का हिस्सा बना दिया गया, जबकि प्रशा को सैक्सनी का एक हिस्सा बना दिया गया। सबका मुख्य उद्देश्य उस राजतंत्रों की बहाली था जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था। यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने का लक्ष्य भी था। 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं निरंकुश थी। वे आलोचना और असहमति बर्दाश्त ही नहीं करती थी। उन्होंने उन गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती थी। ज़्यादातर सरकारों ने सेंसरशिप के नियम बनाए जिनका उद्देश्य क्या था, अखबारों, किताबों, नाटकों और गीतों में व्यक्त उन बातों पर नियंत्रण लगाना था जिसने फ्रांसीसी क्रांति में
जुड़े स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार झलकते थे। लेकिन फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति उदारवादियों को लगातार प्रेरित कर रही थी। फिर भी उनकी जो यादें थी वो उदारवाद नेताओं को क्या करती थी, प्रेरित करती थी, प्रेरणा देती थी। नई रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा उठाया गया एक मुख्य उद्देश्य उनका क्या रहता था, प्रेस की आज़ादी, यानी प्रेस को पूरी तरह से स्वतंत्र किया जाए ताकि सब तक अलग अलग जो भी भावनाएं हैं, जो भी विचार है, अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो सब दूर फैल सके। यहाँ पर एक अनाम व्यंग्य चित्र दिया है जो चिंतकों का क्लब बताया गया है कि किस तरह से वो चिंता व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन उनके मुंह पर क्या बांध दी गई है, पट्टी बांध दी गई है, मतलब मुंह बंद है उनके। कोई भी सदस्य बोलने के लोभ का शिकार हो जाए तो सदस्यों को प्रवेश करने पर मुंह बंद रखने वाले मोहरे बांटे जाएंगे। ये एक तरह से व्यंग्य चित्र है जिसको देखने पर क्या आती है, हंसी आती है। ये पट्टियाँ लिखा है और आज बाईं तरफ की पट्टी पर क्या लिखा है कि आज की बैठक का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमें कब तक सोचने दिया जाएगा। और दाईं तरफ बोर्ड पर क्लब के नियमों की सूची शामिल कर दी गई है। इस तरह से चित्र बनाकर दर्शाए जाते थे उस समय। अब आता है क्रांतिकारी। 1815 के बाद के वर्षों में दमन के भय ने अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया। बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। विचारों का प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन बनाए गए। चुपचाप तरीके से बहुत सारे ऐसे संगठन उभर कर सामने आए। उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करने से था जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी। साथ ही स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना और संघर्ष करना क्रांतिकारी होने के लिए जरूरी था। ज़्यादातर क्रांतिकारी राष्ट्र राज्यों की स्थापना को आज़ादी के इस संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा मानते थे। ऐसा ही वह व्यक्ति था जो इटली का क्रांतिकारी ज्यूसेप्पी मैत्सिनी था। उसका जन्म कब हुआ था? 1807 में जेनोआ में। वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। 24 साल की युवावस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया। इसके बाद उसने दो और भूमिगत यानी भूमि के अंदर संगठनों की स्थापना कर दी। पहला था, क्या था नाम उसका? मार्सेई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे। मैत्सिनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी और इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों के पैबंदों की तरह नहीं रह सकता था। उसे जोड़कर राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत गणतंत्र बनाना ही था। यह एकीकरण की इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था। उसके इस मॉडल को देखा देखी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में गुप्त संगठन कायम किए गए। मैत्सिनी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध करके प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने स्वप्न से मैत्सिनी ने रूढ़िवादियों को ही हरा दिया। मेटरनिक ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन भी बताया था। इसने क्या कर दिया था कि इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों के पैबंदों की तरह नहीं रह सकता था, तो उसे जोड़कर राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत कर दिया, उसने इकट्ठा कर दिया था। और उसे क्या विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई है, उसका ऐसा मानना था। उसके इस मॉडल की देखा देखी क्या हुआ? फ्रांस, जर्मन और स्विट्जरलैंड और पोलैंड में गुप्त संगठन कायम किए गए और राजतंत्र का घोर विरोध करके उसने प्रजातांत्रिक गणतंत्रों का स्वप्न ही डेग डाला। और ये यहाँ पर उसी का चित्र दिया है, ज्यूसेप्पे मैत्सिनी और बर्न, 1833 में यंग यूरोप की स्थापना। ये चित्र के द्वारा बताया गया है कि कैसे उन्होंने गुप्त संगठन बनाए और फिर उस पर कार्य भी किए। यहाँ तक आपको इस पाठ को पढ़ना है।